पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये जो है हम यूजेज ऑफ इट देखेंगे यहाँ पर, यूजेज ऑफ इट में कि कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के यूजेज पढ़ेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और यूजेज ऑफ इट। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले है यूजेज ऑफ इट। यूजेज ऑफ इट कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बताता है जनरली इट कम्स टू डिनोट ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहला जो रूल है वो यही है, जनरली इट कम्स to denote a singular non-living things। क्या कहता है? जनरली साधारणतः रूप से इट कम्स टू डिनोट ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग। जो भी सिंगुलर होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको शो करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का करते हैं। जनरली इट कम्स क्यों किया? क्योंकि इट सिंगुलर है। इट कम्स, इट्स आता है टू डिनोट ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स। कोई भी एक हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम डिनोट करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसको शो करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में है आई हैव ए पेन, इट रन्स वेरी वेल। मीन्स मेरे पास एक पेन है, इट रन्स वेरी वेल, यह बहुत अच्छा चलता है। रन्स का मतलब यहाँ दौड़ना नहीं होगा, रन्स का मतलब है यहाँ पर चलता है, कि वो अच्छा लिखता है, स्मूथ लिखता है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ इट यूज हुआ है। तो इट जो है किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस या टू डिनोट ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर आई हैव अ पेन, पेन को दोबारा से लिखने की अपेक्षा हमने प्रोनाउन यूज किया इट, ठीक है ना। आई हैव ए पेन, इट रन्स वेरी वेल। मिल गया क्या वहां उसके? स्टॉप ही करना पड़ेगा एक बार। यस, देखिएगा, तो पहला था यूजेज ऑफ इट। जनरली इट कम्स टू डिनोट ए सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल लिखा है आई हैव अ पेन, इट रन्स वेरी वेल। तो यहां पर आई हैव ए पेन, ये एक जो है सेंटेंस है जहां पर पेन जो है एक नाउन है और उस नाउन की जगह हमने एक वर्ड यूज किया है इट, जो किसको शो करता है? नॉन लिविंग थिंग्स हो और सिंगुलर हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए भाई, यूज ऑफ इट का इस प्रकार के एग्जांपल आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड देखिए, सेकंड यूज कहां होता है इट का? सेकंड यूज इट का देखिए क्या बताता है। सेकंड कहता है कि इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल। इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल। किसी भी एनिमल को शो करना है, किसी भी एनिमल को एक्सप्रेस करना है, एनिमल के बारे में बताना है, तो हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल के रूप में आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, इट इज रेड, इट इज रेड। यह कैसे रंग का है? लाल रंग का है। तो यहां पर देखिए आई हैव ए डॉग, ये एक डॉग जो है, डॉग जो है एक नाउन है और उस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया इट, इट इज रेड। यह कैसे रंग का है? लाल रंग का है। तो दूसरा जो पॉइंट था वो हमारा है इट कम्स टू डिनोट एन एनिमल। तो इट का प्रयोग हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स का एक्सप्रेशन करने के लिए। एनिमल्स के बारे में अगर हम बताते हैं तो हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। क्लियर बात? जैसे आपको बताया गया था ना, जैसे ही और सी कैसे यूज होते हैं। ही और सी, ही कहाँ यूज होता है?
मेल के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है। उसी प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है कि इट जो है सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और इट हमारा एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट देखिए, इट कम्स टू डिनोट ए लिटिल बेबी। इट कम्स टू डिनोट अ लिटिल बेबी। एक छोटे बच्चे को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। एग्जाम्पल है, जैसे आई हैव ए नेफ्यू, इट इज वेरी नॉटी। इट इज वेरी नॉटी। आई हैव ए नेफ्यू, इट इज वेरी नटी। तो यहां जो है नेफ्यू के लिए हमने इट वर्ड यूज किया है। तो इट जो है वो जो है किसके लिए यूज होता है, लिटिल बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है, इट कम्स टू इंट्रोड्यूस ए नेचुरल रूल और इवेंट। इट कम्स टू इंट्रोड्यूस ए नेचुरल रूल और इवेंट। जो भी नेचुरल रूल और इवेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। जैसे देखिए, इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे, कि आज कौन सा है, यहां दिन कौन सा, आज संडे का दिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इट जो है किसके लिए यूज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस टू नेचुरल रूल और इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम इट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इट कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ एम्फेटिक सेंटेंस। इट कम्स एज द सब्जेक्ट of an emphatic sentence। तो यहां पर देखिए, इट कम्स एज द सब्जेक्ट, तो इट जो है यूज हो सकता है एज द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, एन एम्फेटिक सेंटेंस, एक एम्फेटिक सेंटेंस में। एग्जांपल देखिए, इट इज आई, इट इज I who can solve this sum। ठीक है, तो यहां पर it is I who can solve this sum। तो यहां पर क्या कहता है, it comes as the subject। it जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है एन एम्फेटिक सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहां एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव हमारे सेम होते हैं ना। जैसे ये जो है ये किसका कार्य कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हमारा यहाँ क्या यूज हुआ है, आई। और इट जो है, इट इज आई, यानी कि मैं वो था, यानी कि यहां मैं था हु कैन सोल्व दिस सम, जो सोल्व कर सकता था किसको, सम को। तो इस प्रकार से इट कम्स एज द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है इट एन एम्फेटिक सेंटेंस, एम्फेटिक वाक्यों में। जैसे देखिए, और इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसका जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा, इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज की जाती हैं हमारी, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी हमारी यहाँ पर, और प्लस में हमारा रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि यहां पर भी सब्जेक्ट है इट, और यहां हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और यहां पर भी सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, इट इज आई, ये भी सब्जेक्ट का रूप कार्य कर रहा है और ये भी सब्जेक्ट का, तो यहां पर बीच में क्या रहेगी, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी। तो इस पैटर्न को आपने याद करना है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में इट जो है यूज होता है, ये पैटर्न आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, इट कम्स टू मेक ए pre-statement about something। नेक्स्ट है, इट कम्स, 5 होगी ना, छठी ये है, इट कम्स
इट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में पहले जो है उसके बारे में कुछ कहना, अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज के बारे की जो पहली स्टेटमेंट होती है उसके लिए हम इट यूज करते हैं। इट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट, कोई भी चीज है और उसके बारे में पहले कुछ बता देना, उसकी पहली जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इट इज राइट, इट इज राइट, इट इज राइट, कि यह बिल्कुल सही है। क्या सही है? देखिए, किसी चीज को पहले स्टेटमेंट, किसी चीज की उससे पहले ही स्टेटमेंट कर देना, इट इज राइट, क्या सही है? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर जो है किसी भी चीज की जो प्री स्टेटमेंट होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इट यूज करते हैं। देखिए यहां लिखा इट इज राइट, यह सही है, क्या सही है? अब वो चीज हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसकी प्री स्टेटमेंट हमने लिखने के लिए हमने इट यूज किया, इट इज राइट, क्या सही है। अगर मैं यहां लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो हमारा इट यूज नहीं हुआ, लेकिन इस बात को पहले ही, इसकी जो पहली स्टेटमेंट होगी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इट का वर्ड यूज करते हैं, इट प्रोनाउन यूज करते हैं। इट इज राइट, यह सही है, क्या सही है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से प्री स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार से हमारे ये थे यूजेज ऑफ इट। इट हमारा इन जगह पे यूज होता है, जैसे मैंने पहले बताया, इट कम्स जनरली कम्स टू द एनिमल्स नेम, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, और प्री स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, लिटिल बेबी के लिए, किसी चीज को हम बता रहे हैं उसके लिए हम इट यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इन जगह पे हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। उसके बाद देखिए भाई, इट के बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, और इसी के अंदर हमारा एम्फेटिक भी रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क है उनके अंदर क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर तुमने लिख रखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार दोबारा से करवा रहा हूं, आप लिख भी सकते हो। अ वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क, that reflects the work of subject to the subject is called reflexive pronoun। ठीक है भाई, क्या कहता है, ए वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है, दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो बल डालता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया गया है, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन कर रहा है कार्य को, इज कॉल्ड, द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और उसी सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं हमें पता है, जैसे माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, ठीक है, हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, ये सारे के सारे, योर सेल्फ, ये सब के सब हमारे कौन से प्रोनाउन हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जो मैंने बताया ना, जैसे आई का हमारा रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, माई सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, हिमसेल्फ, योर का क्या बनेगा, योर सेल्फ, सी का क्या बनेगा, सी का रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ, ठीक है। वो मैं आपको एक बार फिर से लिखवा देता हूं, देखिए जैसे किस प्रकार से एक टेबल है, डेफिनेशन लिख चुके हो, कैन आई इरेज इट,
यस नो? देखिएगा, तो इसके लिए हमारा है ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन get its particular reflexive form. रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या कहता है? ये कहता है ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन गेट प्राप्त करते हैं इट्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म, यानी कि जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे उन सभी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है, सभी का अलग अलग है। जैसे मैंने लिखा आई है, आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? माई सेल्फ। ठीक है, आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? आई एक सब्जेक्टिव केस है और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या बनेगा? माई सेल्फ। ठीक है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। आई के बाद आता है हमारा वी, वी का क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव? आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। ये प्लूरल रहेगा, जैसा कि हमने नंबर के अंदर पढ़ा था ना कि सिंगुलर को अगर किसी लास्ट वर्ड में एफ या एफ ई होता है तो एफ को हम रिमूव कर कर वीईएस लगा देते हैं, ऐड करते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो इसी प्रकार से वी का हम क्या बनाएंगे? आवर सेल्व्स, प्लूरल बनाएगा हमारा ये। उसके बाद होता है जैसे ही, यू करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के दो ही होते हैं आई और वी, थर्ड पर्सन पे, सेकंड पर्सन पे हमारा क्या होता है? यू, और यू का हमारा यूअर सेल्फ भी बनेगा और यूअर सेल्व्स भी बनेगा, यूअर सेल्फ भी और यूअर सेल्व्स भी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन हो गए दोनों, ये सेकंड हो गया, और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही का रिफ्लेक्सिव बनेगा हिमसेल्फ। ठीक है, फिर आता है सी का बनेगा हरसेल्फ, और फिर आता है हमारा ही सी इट, और इट का क्या बनेगा? इटसेल्फ। ठीक है, और फिर आता है हमारा दे का बनेगा देमसेल्फ। ठीक है, प्लूरल रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो इनके जो है रिफ्लेक्सिव जो है पर्सनल प्रोनाउन जितने भी हैं उनका पर्टिकुलर यानी कि स्पेशल जो है रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने आपको शो किया है, लिखा है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारे सब्जेक्टिव हैं और ये हमारे रिफ्लेक्सिव हैं। क्लियर है बात? एग्जांपल देखिए कैसे यूज करना है। इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहता है इट इज यूज्ड, इट किसके लिए यूज हुआ है? इट यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। इट इज यूज्ड एट द, या मैं लिख सकता हूं दे आर यूज्ड, यानी कि इन सभी, ये जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, या मैं लिख सकता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट कैन नॉट बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है भाई, ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एक ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड, ये प्रयोग नहीं किए जाते एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, है सब्जेक्ट की जगह पर ये यूज नहीं किए जाते। ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किए जाते, ये किसके रूप में यूज किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ही, एग्जाम्पल देखिए, ही चीट्स माई सेल्फ
एवरीडे। क्या ये सेंटेंस सही है? नो, इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां ही जो है वो एक सब्जेक्टिव है, चीट्स जो है वर्ब है, और माई सेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव है, और एवरीडे जो है लास्ट में आता है यहां पर। तो यहां माई सेल्फ जो है वो क्या ही का रिफ्लेक्सिव है? नहीं है ना। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा बेटा? हिमसेल्फ। तो ही चीट्स हिमसेल्फ एवरीडे। ठीक है, वह खुद ब खुद जो है अपने आप से हर रोज क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है अपने आप को। ठीक है, तो यहां ही का क्या बनेगा? हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारे एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, न कि सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है बात? समझ रहे हो? ही चीट्स हिमसेल्फ एवरीडे, यहां माई सेल्फ नहीं रहेगा, क्योंकि यहां सब्जेक्टिव में क्या है? ही है, तो ऑब्जेक्टिव में इसका क्या बनेगा? हिमसेल्फ रहेगा। इसी प्रकार से जैसे देखिए, बताएंगे बाद में। देखिए, ही चीट्स माई सेल्फ नहीं आएगा, यहां हिमसेल्फ आएगा। तो यहां पर उसके बाद देखिए राम एंड, एक एग्जांपल और देखिए, राम एंड माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। तो ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग है। इसका राइट क्या बनेगा? राम एंड आई, राम एंड आई, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का हम माई सेल्फ नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन का हम क्या करेंगे? इसकी तुलना राम की तुलना हम आई के साथ करेंगे, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव है, और इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा? माई सेल्फ का सब्जेक्टिव क्या बनेगा? आई। तो हम इसका राइट क्या लिखेंगे? राम एंड आई, राम एंड आई कैन डू दिस वर्क। तो वो जो है इसका सही बनेगा इस प्रकार से। क्लियर है बात? तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक इसमें यूज नहीं हुआ, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। अगर जिस प्रकार से माई सेल्फ हो जाए और यहां राम हो जाए, तब क्या करना है हमें? ठीक है, जैसे राम थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इसका हमें यहां क्या करना पड़ेगा? थर्ड पर्सन को हमने किस में चेंज करना है? फर्स्ट पर्सन में। यहां पर आई हो गया ना फर्स्ट। क्लियर है बात? यहां हमें माई सेल्फ नहीं करना, यहां हमें क्या करना है? आई करना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से राम एंड माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, ये रॉन्ग था। राम एंड आई कैन डू दिस वर्क इज राइट। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिफ्लेक्सिव में जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सेम रहेगा किसमें? एम्फेटिक में। लेकिन फर्क रहेगा किस चीज का? देखिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन को हम पढ़ते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन that emphasizes the noun is called emphatic pronoun. Emphasizes the noun is called emphatic pronoun. ठीक है भाई? तो देखिए क्या कहता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, एंड दैट एम्फेसिस जो बल डालता है किसी के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेस डालता है, द नाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, और वह हमारा कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिए ये सारे की सारी चीजें जो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ी थी, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, एग्जाम्पल है ये हमारे इसके, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं और एम्फेटिक भी है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, यूर सेल्फ, ये सब के सब क्या है? ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। ये जो है वही काम करते हैं जो रिफ्लेक्सिव करता है, लेकिन इसके अंदर क्या करता है? एम्फेसिस करता है, सिर्फ फर्क ये है। और एक बात और ये है, इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब। एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर एक बात जो स्पेशल है वो आप नोट करके लिखिएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउंस, लिखिएगा,
emphatic pronouns emphatic pronouns come just after the subject and before the verb. Emphatic pronoun की केवल और केवल यही पहचान है कि वो वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट कम आफ्टर द सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं और वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब से पहले आने वाले सारे के सारे इस प्रकार के प्रोनाउंस इंफेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। किस प्रकार के? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, जो रिफ्लेक्सिव में हमने सारे पढ़े थे वही प्रोनाउन अगर हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब से तुरंत पहले यूज हो रहे हैं वह हमारे इंफेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जांपल देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। अब यहां देखिए आई जो है सब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के रूप में यूज हुआ है। कैन डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क और वर्ब से पहले यूज हो रहे हैं हमारे। ठीक है, ये मोडाल्स जो कैन है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और डू हमारी यहां पर मेन वर्ब है। तो वर्ब से पहले यूज हो रहे हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होने वाले कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? इंफेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। सिर्फ इंफेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ हमारा यही फर्क है। इंफेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के पहले मिलते हैं। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? सेंटेंस के बीच में मिलते हैं या एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, क्लियर बात? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जितना आपको पढ़ाया गया है उसको ध्यानपूर्वक सीखोगे, समझोगे और पीछे वाला भी रिवाइज कीजिएगा। प्रोनाउन कंप्लीट रिवाइज कीजिएगा। प्रोनाउन के यूजेस जितने पढ़े हैं हमने वो भी आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।